आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के रहबर मौलाना कल्बे जवाद के साए में पलने वाले गुंडे और बदमाश अब सच बोलने वाले मौलवियों की जान के पीछे पड़ गए हैं। ये सब मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी करवा रहे हैं या कोई और, हम इसका भी खुलासा करेंगे। इससे उन्हें क्या फायदा है और क्यों कर रहे हैं, उनका नाम भी बताएंगे कि वे कौन से अपराधी हैं और उनका पुलिस में रिकॉर्ड कैसा है। सबसे पहले इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या शिया वक्फ बोर्ड में अपराधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे ख्याल से सभी एक राय होकर यही कहेंगे कि बोर्ड में अपराधियों का क्या काम है। अपराधियों को वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन मौलाना जवाद की सरपरस्ती में चलने वाले वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। वक्फ बोर्ड में अपराधियों के दबदबे को देखते हुए ही मौलाना जवाद के चचा सारिम मेहदी ने इसे गंभीरता से लिया था और इस मामले पर मौलाना जवाद से विशेष बैठक करके उन्हें ये समझाया था कि अपराधियों को वक्फ बोर्ड से किनारे किया जाना चाहिए। बताया जाता है कि सारिम मेहदी ने चूंकि मौलाना जवाद को इसका नफ़ा और नुकसान सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझाया था, इसीलिए उनकी समझ में आ गया था कि अपराधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद सारिम मेहदी ने मौलाना जवाद की सहमति से कुछ प्रस्ताव जुमा मस्जिद में नमाज के बाद पढ़कर सुनाए। उसमें अपराधियों को वक्फ से दूर रखने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके लिए उनकी चौतरफा तारीफ की गई थी। हालांकि आलोचना करने वालों ने यहाँ तक कह दिया था कि सारिम मेहदी मौलाना जवाद को अपराधी बताकर उन्हें वक्फ सज्जादिया, वक्फ उपरामाब, वक्फ अब्बासिया से हटाना चाहते हैं, क्योंकि मौलाना जवाद के खिलाफ पुलिस में कई मामले दर्ज हैं और वे अदालतों में लंबित हैं। उस समय सूफी कलवा का मर्डर कराने का मामला भी मौलाना जवाद पर चल रहा था। खैर, ये तो सारिम मेहदी ही जानते हैं कि उन्होंने मौलाना जवाद को टारगेट किया था या उनके भाई शमील बाबरची को, जिस पर पुलिस के रिकॉर्ड में 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहाँ तक कि गुंडा एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके टारगेट पर दरगाह हजरत अब्बास के मुतवल्ली मिसम अपराधी रहे हों, क्योंकि उनके खिलाफ भी ढेरों आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अगर आप कहें कि किसी और का नाम बताइए तो ढेरों नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आखिरी नाम लेकर बात आगे बढ़ाएंगे। ये मुमकिन होगा कि सारिम चचा ने नकी अपराधी की तरफ इशारा किया हो, क्योंकि वो भी शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पुलिस में कई मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद उसे नखास के एक वक्फ इकरामुल्लाह खां में मुतवल्ली नियुक्त किया गया था। ये अलग बात है कि उस वक्फ से संबंधित महिलाओं ने इन अपराधियों को चप्पल लेकर दौड़ा लिया। उसके बाद से इन अपराधियों ने उस वक्फ की तरफ रुख नहीं किया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चचा सारिम मेहदी ने काफ़ी पहले ये महसूस कर दिया था कि अगर अपराधियों को करीब किया गया तो अंजाम बुरा होगा। इसीलिए उन्होंने बुरा वक्त आने से पहले ही मौलाना जवाद को होशियार कर दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। इसीलिए आज अपराधी मौलवियों का मुंह बंद कराने में लगे हुए हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि किस मौलवी को किस अपराधी ने सच बोलने पर जान से मारने की धमकी दी और ये कहाँ का मामला है। हम पूरी तफसील बताएंगे। सिर्फ तफसील ही नहीं,
बल्कि उसकी वीडियो भी दिखाएंगे और ये भी साबित करेंगे कि उसका रिश्ता मौलाना जवाद और अली जैदी के साथ कैसा है। जी हाँ, हम हक बयानी करने से जरा भी नहीं डरेंगे, क्योंकि एक दिन सबको मौत आनी है। हम उन अपराधियों की तस्वीरों को भी दिखाएंगे जो आजकल लोगों को डराने के लिए आम की जा रही है, ताकि उसे देखकर लोग डर जाएं कि कुख्यात अपराधी अतीक अहमद के करीबी के साथ मौलाना जवाद, शमील बाबरची और चेयरमैन अली जैदी की फोटो है। इसका मतलब इनसे डर के रहो, इनके खिलाफ आवाज न उठाओ। अब आप जान लीजिए कि कौन अपराधी किस मौलाना की जान के पीछे पड़ा है। मामला फैजाबाद का है। वहाँ के मशहूर इमाम बाड़ा बहू बेगम की बदहाली से तंग आकर वहाँ के इमाम जुमा ने आवाज़ उठाई। आप पूछ सकते हैं कि इतने बड़े वक्त में किस तरह की बद इंतज़ामी है, तो जान लीजिए कि आजकल इमाम बाड़ा अंधेरे में है। मजलिसें और दूसरे कार्यक्रम भी मोमबत्तियों की रोशनी या जनरेटर की रोशनी में होते हैं। चारों तरफ गंदगी और जाले लगे हुए हैं। इसे लेकर ही मौलाना ने आवाज़ उठाई तो मुतवल्ली जो अपराधी भी हैं और दबंग भी, वो और उसके गुर्गे कैसे खामोश रह सकते थे। लिहाजा उन लोगों ने ये भी नहीं देखा कि इमाम जुमा मौलाना जवाद के करीबी हैं। उन लोगों ने मौलाना को ऐसी धमकी दी कि मौलाना और उनके करीबियों को लगा कि अब उनकी जान को खतरा है, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब आप पूछ सकते हैं कि ये अपराधी किस्म का मुतवल्ली कौन है, तो सुन लीजिए कि उसका नाम अशफाक जिया है। अगर आपको याद ना आया हो तो याद कर लीजिए कि एक मजलिस में मौलाना जवाद ने उसके बारे में पढ़ा था कि उसने कहाँ रेप किया है और उसके खिलाफ पुलिस के रिकॉर्ड में मामला दर्ज है। लेकिन कुछ समय बाद मौलाना जवाद की उससे न जाने किस लालच में दोस्ती हो गई और उन्होंने उसका समर्थन मुतवल्ली कोटे के उम्मीदवार के रूप में किया, जिसकी चौतरफा मुखालफत हुई थी। जिया के बारे में बताया जाता है कि जिया के वसीम त्यागी से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन मौलाना जवाद ने ना तो जिया को हटाया और ना ही वक्फ बोर्ड से उसे दूर किया। आज भी जिया को बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के साथ देखा जा सकता है। यही जिया सच बोलने पर मौलाना के साथ जाती कर रहा है। सुने मौलाना की ज़बानी कि उन्हें किस तरह सताया जा रहा है और उनकी जान के पीछे किस तरह के अपराधी लगे हुए हैं। मरगाज जहाँ लिखा, जहाँ पर 2.5 साल तकरीबन 2 साल से ऊपर ही जो अरसा हो चुका है, लाइट कटी हुई है। और बार बार अपील करता रहा, भाई ये लाइट कब तक कटी रहेगी, कब तक वो अंधेरे में रहेंगे। हमारे एक ब्रदर अजीज़ थे जो भी इसमें मुनाजात करने गए थे और अंधेरा इतना था कि वो भी रजा साहब उनका नवाज साहब भी दोनों अंधेरे में उसी के अंदर जो है रह गए। वो बाद में आवाज़ बुलंद की तो भाई निकाले गए। तो लिहाजा जब भी मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ कि भाई यहाँ पे लाइट लगना चाहिए और इसके अंदर जो चूनाकारी कहा जाए और जो मरम्मत पानी टपकता है इसमें है, कालीन भीग चुके कई मरतबा जो है, यहाँ माइक लगाया गया, उसका पैसा भी उससे जो मांगा जा रहा है वो नहीं दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे काम हैं जो यहाँ नाक़िस पड़े हुए हैं और उसका मुतालबा किया जाता है तो वो धमकियाँ देते हैं। हमने यहाँ पर कालीन नहीं थी, लोग आते थे बैठते थे यहाँ पर, जो फर्श फटा पुराना पड़ा हुआ था, हमने चंदा लगा के पब्लिक से कालीन बिछवाया यहाँ पर। मुझसे कहा गया आपने गलत काम किया, पैसा आपने खा लिया। ये कौन अफराद हैं? ये जनाब अशफाक हुसैन जिया और उनकी जो चमचे साथ रहने वाले हैं, वो मुझसे धमकियाँ दे रहे हैं आपने ये काम क्यों अंजाम दिया। मैंने कहा ये खुद ही काम अंजाम दीजिए आप। धमकी देने वालों के संबंध वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से कैसे हैं, सुनिए। किसी जगह मैं खड़ा हूँ, जब मैंने लाइट के लिए अपील किया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता हमारे यहाँ के होते हैं जिनका नाम है जाकिर हुसैन पाशा।
यहीं पे मैं खड़ा की आवाज़ बुलंद की थी, तो वो एक दो लोग उनके साथ थे, तो वो खड़े होकर हमको धमकियाँ दी। यहाँ बैठे थे तो खड़े होकर हमको मारना चाहा उन्होंने। कहा अगर आप मौलाना ना होते तो मैं आपको आज बहुत बुरा हासिल करता मैं। और उसके बाद हमको ये भी कहा आपको हटा देंगे। जब से ये काम शुरू किया ज़ाकिर हुसैन पाशा ने, उसके बाद ये जो है ज़ाकिर हुसैन पाशा जो इस वक्त बोर्ड के अंदर अपने जाल बिछाए हुए हैं, और जो चेयरमैन साहब की गोया उनकी आगोश में बैठे या उनकी आगोश में बैठे हुए हैं। सारा काम जो फैज़ाबाद का यही ज़ाकिर हुसैन पाशा अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि चौक की मस्जिद के एक मोमिन सालेह शख्स था, उसको हटा दिया गया। उसके सदर मौलाना मोहम्मद हुज्जत साहब जो हमारे उस्ताद भी बहुत नेक और साले हैं, बहुत ही सौम सलात के पाबंद हैं, किताबें बहुत लिखी उन्होंने, उनको भी उस पद से हटा दिया गया और कहा इनके खिलाफ जो है आप तहकीक कीजिए, ये काम सही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये वसीक़ा अरबी कॉलेज को जो है उन्होंने वक्फ बोर्ड में और वहाँ पर जो है वो तमाम काम अंजाम दे दिए। जो वहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली थी उस पर भी रोक लगा दिया। कौन अफराद है ये वहाँ से हमारे यहाँ फैज़ाबाद से गए हुए ज़ाकिर हुसैन पाशा और उनके चमचे अशफाक हुसैन ज़िया और जो उनके चाहने वाले, ये सब काम अंजाम दे रहे हैं। और फैज़ाबाद में इतनी धमक पाई जाती है क्योंकि उनके अफराद हैं। भाई हमारे यहाँ पहले से वसीम रिजवी त्यागी थे और वो अभी मेरे साथ ये भी ज़िया हुसैन जो उनके कारनामे थे। उसके बाद फिर ये जो अभी जो साहब आए, क्या नाम है, अली जैदी साहब और शमील वगैरह, ये जो है ये कोई मखालिस चेहरा बदला हुआ है। लोगों ने कहा कि नहीं अभी काम हो जाएगा। मैंने अपील की, मैं खुद उनके पास गया, लेटर लिख के गया, लेकिन कहा कि कोई सुनवाई नहीं। लाइट लगवाइए, आप इनको हटा दीजिए आप कि ज़िया हुसैन अशफाक हुसैन ज़िया जो यहाँ पर ये प्रोग्राम इनके वो मुतवल्ली है, प्रोग्राम में सिर्फ 3-4 रोज़ साल में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि प्रोग्राम अंधेरे में हो रहा है, इनकी खबर नहीं होती। हमको फ़ोन करते हैं, हम अभी वहाँ में जुमा जमात मौलाना जाफ़र रज़ा आबिदी, उनको मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई आप आ जाइए, आप आ जाइए, कम से कम प्रोग्राम हो रहा है। मौलाना पे फला जगह हो, भाई आप क्यों यहाँ होते जब आपके पास टाइम नहीं। मौलाना कल्बे जवाद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उनकी सरपरस्ती वाला वक्फ बोर्ड वसीम त्यागी के वक्फ बोर्ड से भी बदतर है। जी हाँ, देख लिया आपने। अब देखिए दूसरा वीडियो जिसमें मौलाना जवाद का दोस्त या दुश्मन शामिल बाबरची कश्मीर के मौलाना को डरा और धमका रहा है, साथ ही उनसे ये कह रहा है कि वे जूता खाते हैं। सुनिए किस तरह से शामिल बाबरची मौलाना को धमका रहा है। कश्मीर के हालात आप जैसे बेवकूफ और जाहिल मौलवियों ने बर्बाद किए हैं, वहाँ के शियों को बर्बाद करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह मजीद जल्दी आप लोगों के चेहरों की नकाबें भी नोचेंगे। ऐसे ही जूते खाते रहेंगे और शर्मिंदा होते रहेंगे। मैं पिछले 1990 से खा रहे हैं, दोनों जानिब से, हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी। वो आपकी किस्मत बना हुआ है वो जूते आपको दोनों जानिब से मिलते रहे। अब आप पूछ सकते हैं कि 38 मामलों का अपराधी शामिल बाबरची कश्मीर के मौलाना को क्यों धमका रहा है, तो सुन लीजिए कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कश्मीर के मौलाना ने सच बोल दिया और एक वीडियो जारी करके बता दिया कि मौलाना जवाद ने महासम्मेलन में कश्मीर के मामले पर क्या क्या झूठ बोला। कश्मीर के एक दूसरे मौलाना ने भी मौलाना जवाद के झूठे बयान के विरोध में वीडियो जारी किया। लगता है कि जब तक मौलाना जवाद कश्मीरियों से गलती की माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक वहां के मौलाना की वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कश्मीरी झूठ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं डरते। मामले पर वक्फ मामलों के अल्लामा का क्या कहना है, आप ये जानने के लिए बेकरार होंगे, क्योंकि वक्फ के लुटेरों और अपराधियों के खिलाफ वे वक्त पर आवाज़ उठाते रहे हैं, इसीलिए अपराधी उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ समय पहले तो अपराधियों ने उनकी जान ही ले ली होती, लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने बचा लिया। ये अलग बात है कि जब तक मददगार आते तब तक अपराधी उनकी काफ़ी पिटाई कर चुके थे और उनका पैसा वगैरह लूट चुके थे। आप समझ गए होंगे कि
हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम सामाजिक कार्यकर्ता ज़मीर नकवी की बात कर रहे हैं, जिन्हें वक्फ मामलों का अल्लामा भी कहा जाता है। उनका कहना है कि मौलाना जवाद ने बबूल का पेड़ बोया है, उससे आम के फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती। ज़मीर नकवी का कहना है कि मौलाना जवाद ने वक्फ बोर्ड की हर डाल पर अपराधियों को बिठा रखा है, इसका अंजाम बुरा होगा। अपराधी किसी का दोस्त नहीं होता। कल को यही अपराधी मौलाना जवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा तब करेंगे जब उनकी कमाई बंद हो जाएगी। इसीलिए चचा सारिम मेहदी के उस फार्मूले को अपनाया जाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी वक्फ का मुतवल्ली किसी अपराधी को नहीं बनाया जाना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी जो प्रदेश के बड़े अपराधियों को सबक सिखाने का अभियान चला रहे हैं, उन्हें इन अपराधियों के फलने और फूलने से रोकना चाहिए। नहीं तो ये टुच्चे अपराधी कल को बड़े अपराधी बन जाएंगे। तब ये न सिर्फ वक्फ जायदाद को बल्कि समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेता मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश की थी ताकि बोर्ड में हो रही लूट और गैर कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी अपराधियों को वक्फ से जोड़ा जा रहा है। दरगाह हजरत अब्बास में इस समय ढेरों अपराधियों को पदाधिकारी बना दिया गया है। मिसम अपराधी जहां मुतवल्ली है, वहीं हिदायत नवाब, जिस पर इसी वक्फ के पैसों को हड़पने को लेकर FIR भी दर्ज है, उसे भी मौजूदा समय में इस वक्फ में पदाधिकारी बना दिया गया है ताकि वो मिसम अपराधी पर नकेल कस सके। इसी तरह कई दूसरे लोगों को भी इस वक्फ से जोड़कर मौलाना कल्बे जवाद ने मिसम अपराधी पर शिकंजा कसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिसम अपराधी आजकल मौलाना कल्बे जवाद को न तो अंडा खिला रहा है और न ही चाय पिला रहा है। इसलिए वे मिसम अपराधी को दरगाह के इस वक्त पर मुतवल्ली पद पर नहीं देखना चाहते। इसके अलावा एक और अपराधी काबिश जैदी को अभी हाल ही में मस्जिद इल्मास मियाँ वक्फ का मुतवल्ली बनाया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने हज़ारों रुपए लेकर मस्जिद के पीछे की ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।